आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन तैयारी में। अपनी पिछली वीडियो में हमने अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ आपको कर दी है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका एक थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने लेके आई हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए। एक से दो बार अगर हम कोई चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो हमारे जल्दी याद हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र। अब ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा नियंत्रण तथा संचार का काम करेगा, हमारी बॉडी पे कंट्रोल करेगा और सूचनाओं को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाएगा। अब ये इसके माध्यम से काम करेगा। मीडियम क्या होगा इसका? न्यूरॉन। न्यूरॉन के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? न्यूरोलॉजी। क्या न्यूरॉन में पुनर्निर्माण होगा? क्या न्यूरॉन खत्म होने के बाद में हम उसे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं? तो नहीं। बॉडी में एक न्यूरॉन ही ऐसी सेल है जिसका पुनर्निर्माण नहीं होता, इसलिए हमारे सर पे लगी चोट कभी कभी बहुत ज़्यादा भयानक हमारे लिए हो जाती है। अब देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के कितने भाग हैं। नर्वस सिस्टम के हमारे 3 भाग हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा CNS। दूसरा है हमारा पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देख लेते हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो इसके अंदर आएगा हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के कितने भाग होंगे? ब्रेन का भाग होगा अग्रभाग, मिडिल भाग और उसका पश्चिम भाग। अग्रभाग के अंदर कितने पार्ट आएंगे? अग्रभाग के अंदर पहला आएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होगा? ये हमारा ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम का है। ये क्या काम करेगा? यही हमारी मेमोरी है, हमारा सोचना, समझना, याद करना, गणना, गुणा, भाग, सारा काम कौन कर रहा है? हमारा सेरिब्रम कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या करेगा? ये हमारी बाहर की दुनिया से हमारा कांटेक्ट करवाता है कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, हमें जो है चोट लग रही है, तो ये बाहर की चोट को भी हमें कौन बताएगा? हमारा थैलेमस बताएगा। इसका अगला पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? तो जितनी भी हमारी इंटरनल क्रियाएं हैं, ये हमारी इंटरनल क्रियाओं को जो है कंट्रोल करेगा। जैसे हमारा BP हो गया, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारे अंदर के पेन, जो हमें अंदर पेन हो रहा है उसको भी हमें कौन बताता है? उसको भी बताएगा हमें हाइपोथैलेमस। थैलेमस बाहरी चीज़ों को बताएगा, बाहरी पेन को, लेकिन जो अंदर पेन होगा उसको कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। आगे देख लेते हैं। आगे ब्रेन का दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क, मिडिल ब्रेन। इसके अंदर भी 2 पार्ट है। पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल। कार्पोरा क्या काम करेगा? हमारा देखने और सुनने का काम करेगा। सेरिब्रल क्या काम करेगा? सेरिब्रल जो है स्पाइनल कॉर्ड पे जो है नियंत्रण करेगा। अगला है ब्रेन का लास्ट पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में क्या आएगा? सेरिबेलम। पहले वाला सेरिब्रम था, दूसरा सेरिब्रल था और यह है सेरिबेलम। बेलम मतलब ये क्या काम करेगा? बैलेंस बनाने का काम करेगा, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करेगा, सेरिबेलम। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या करेगा? ये हमारी श्वसन और पाचन क्रिया को नियंत्रित करेगा। आपको श्वसन और पाचन क्रिया तक ही रहना है। ये जो प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ये गलती से लिख दिया गया है, आप इसको जो है नहीं उतारेंगे। बस श्वसन और पाचन, रिफ्लेक्स क्रिया हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या करती है? कंट्रोल करती है। आप इसको बस श्वसन और पाचन तक ही आप इसको देखेंगे। ब्रेन का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर क्या आएगा? हमारी ब्रेन से 12 नर्व निकलती है जो हमारी बॉडी में फैलती है। और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती है? 31 जोड़े। ये जोड़ों में है, 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तंत्रिकाएं हमारी, जो पूरे बॉडी में फैल के एक तंत्र का निर्माण करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाहरी तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में कहेंगे पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। अगला देख लेते हैं। ब्रेन का अगला पार्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिव नर्वस सिस्टम। इसके अंदर अगर 2 पार्ट आएंगे, पहला है सिंपैथिक और दूसरा है पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक क्या करता है? हमें विपत्ति के लिए तैयार करता है। जैसे अचानक से आपके सामने कोई आ गया, कोई आप सड़क पार कर रहे हो, गाड़ी आ गई, तो हमारी बॉडी में जो चेंज हुए वो किसने करे? सिंपैथिक ने। हम एकदम से पीछे हट गए, थोड़ा सा बॉडी में चेंज आता है, पहले जैसे तो नॉर्मल नहीं रहते हो ना, तो थोड़ा सा चेंज आता है, तो वो चेंज कौन ला रहा है? चेंज ला रहा है सिंपैथिक।
उसके 1-2 सेकंड बाद ही जब वो चली जाती है, आप ठीक हो, आपको मतलब कोई चोट वगैरह नहीं लगी है, तो आप जब नॉर्मल हो गए, तो नॉर्मल स्थिति में कौन लेके आए आपको? पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक क्या है? एक आश्रय दाता है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, जितने भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आई हूँ, लेकिन सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। आप रिलेटेड क्वेश्चन से आप जो मैंने एग्जाम का लेवल देखा है, बस टीजीटी जो है आप क्लियर कर सकते हो। आप देखो केवीएस मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट 2 बार से जो है चेंज हो गया है, एनवीएस का हो गया है, एलटी ग्रेड का भी थोड़ा सा लेवल टफ है, राजस्थान वालों ने भी अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करा है। तो आप 90% तो मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन वो जो क्वेश्चन आते हैं ना, ए सही है, बी सही है, ए या बी सही, इनमें से कौन सा सही है, ये कथन सही है, उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ कोई आपका ट्रिक काम नहीं करती, आप 1,00,000 प्रैक्टिस सेट लगा लो, वो भी बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आपको पहले अपने टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना है, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट आता है, उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन जो है देख सकते हो और पढ़ सकते हो। लेकिन पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो 10% आपकी मेहनत आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देगी। एनवीएस का खोल देगी, आपको पता है जो है टाइम टू टाइम इसकी वैकेंसी आती है और क्लियर भी टाइम टू टाइम यहाँ पे होती है। अगर आपको लग रहा है कि वो 10% आपको मेहनत नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो तो आपको करनी पड़ेगी। हम जो है 30-35 की एज में अब बैठ जाते हैं कि चलो नहीं कर रहे, अब नहीं हो रहा। लेकिन जो हमारे पिताजी हैं, जो आप हमें अपने घरों में आप देखोगे, तो वो 60 साल की उम्र में भी आज भी हमसे ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो उनको देखना है, 10% मेहनत आपकी अपने आप हो जाएगी, 10 क्या 110% हो जाएगी, अगर आप उनको देख के अपनी चीज़ों को तैयार कर रहे हो। भला आपका ही होना है ओवरऑल, लेकिन अगर आप उनको देख रहे हो ना, तो बिल्कुल आपकी 10% ये मेहनत आप बिल्कुल करोगे, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत सारे रास्ते जो क्या क्या करेगी, खोल देगी। क्वेश्चनों पे आते हैं। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करेगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड करेगा। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जैसे आप किसी काम को कर रहे हो, करते करते आपको आदत पड़ेगी उसकी करने की। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, तो पहले जब आपने सीखी तो दिमाग को सिग्नल जाना जरूरी है, फिर वो आपकी बॉडी में वापस आना जरूरी है, फिंगर में आना जरूरी है। लेकिन करते करते जब आपको आदत पड़ जाती है, तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आने लगते हैं, दिमाग तक नहीं जाते। ये इतनी फास्ट क्रिया होती है। फ़ोन पे टाइपिंग हो गया, आप देखो शुरू में नहीं कर पाते हो ना ठीक से, करते करते आपको आदत हो जाती है। तो ये क्या है? ये सब क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। एक बार आप कहीं हाथ लग जाए, हाथ कितनी जल्दी आप वहाँ से हटाते हो, तो उसके लिए सिग्नल ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है। सिग्नल कहाँ से वापस आ रहा है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ रहा है। तो कौन कंट्रोल करेगा इनको, रिफ्लेक्स एक्शन को? हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्फैक्टरी एक तंत्रिका है जो क्या काम करेगी? हमारी सूंघने का, जो हमारे नाक से सिग्नल कहाँ भेजेगी? हमारे ब्रेन में भेजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनपट्टी झिल्ली कहाँ पाई जाती है? कनपट्टी झिल्ली जो टेम्पोरल, अपने हमारे कानों के ऊपर जो है, बिल्कुल आप हाथ लगा के देखिए और अभी बोलिए ये कौन सी है? टेम्पोरल है। कनपट्टी झिल्ली ये हमारी है। कान की क्या कार्य है? हमारा कान क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। और सुनने के अलावा एक ये क्या काम करेगा? ये हमारे बैलेंस बनाने का भी काम कर रहा है। बैलेंस बनाने का काम और दूसरा कौन कर रहा है? कौन नियंत्रण कर रहा है? देखो कौन कर रहा है? सेरिबेलम। सेरिबेलम दिमाग का दूसरे सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा है सेरिब्रम और दूसरा है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपाल तंत्रिका नेत्र गति के लिए जिम्मेदार है। कौन सी तंत्रिका है हमारे जो है सर की, कौन जो हमारे आंखों की गति के लिए जिम्मेदार है? तो है तंत्रिका है उपचालक तंत्रिका। यह एक प्रेरक तंत्रिका है, मतलब सेंसरी नर्व है, जो नेत्र के कोटरों को घुमाने का काम करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसरी नर्व कहाँ पाई जाती है, तो जो सेंस, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनमें जो है क्या पाई जाएंगी? सेंसरी नर्व। वो हमारी आँख हो गई, हमारी कान हो गया, हमारी नाक हो गई, हमारी त्वचा हो गई, यहीं से तो हमें पता चलता है बाहरी चीज़ों का। तो हमारी सेंसरी नर्व ही जो है क्या करेगी? जो उपचालक तंत्रिका जो है, यह एक प्रेरक तंत्रिका है जो नेत्र के कोटरों को घुमाने का काम करेगी। सेंसरी नर्व कहाँ होंगी? हमारी आँख में, हमारी कान में, हमारी जो है त्वचा में, कहाँ क्या होंगी? सेंसरी नर्व उपस्थित होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव किसके परिवर्तन पर पड़ता है? तो जब हमारी तंत्रिका तंत्र में जो परिवर्तन होते हैं उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, अगर हम जो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं तो इससे हमारे ब्रेन पे जोर पड़ता है, हमारी तंत्रिका तंत्र पे जोर पड़ता है, उससे कहाँ परिवर्तन आता है? हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में भी परिवर्तन आता है। अब टेस्टोस्टेरोन ये ग्रंथियों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये इंटरनल है ना, तो इंटरनल कौन करेगा कंट्रोल? हाइपोथैलेमस करेगा। बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन को रिलेट दूसरे से करते जाना है और इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मतलब मैं 110% श्योर हूँ एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अगला देख लेते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.3 से 1.4 ग्राम होता है। ये हमारे पूरी बॉडी वेट का कितना होगा? ये हमारे पूरे बॉडी वेट का 2% होगा। ये एक औसत वजन है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। औसत वजन अगर 1450 ग्राम होता है तो वो भी सही है, 1300 से 1500 आता है तो वो भी सही है। अब देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र की संधि को क्या कहते हैं। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें मुझे डाउट है, आई थिंक ये गलत लिख गया है। प्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है? तो प्यूटरी ग्लैंड ब्रेन की सतह में स्थित है। ब्रेन की सतह में कहाँ स्थित है? स्फेनाइड हड्डी के जो बोन है उसके गड्ढे के अंदर जो है क्या है? प्यूटरी ग्लैंड हमारी स्थित है। प्यूटरी ग्लैंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि आपको सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है। दूसरा ट्रसिका। ट्रसिका अगर ऑप्शन में आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज द राइट आंसर। तो जो है आपको ट्रसिका भी लगा देना है। अब इसका वेट कितना होगा? इसका वेट होगा 0.6 ग्राम। अब एक अकेला नर्व इम्पल उत्पन्न करता है, एक अकेला जो नर्व इम्पल जो आएगा वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा? संकुचन कितनी बार करेगा? बस एक बार ही करेगा। स्पाइन में कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं? तो जो पार्ट हमारे जो है हमारी बैकबोन के हैं वही मूवमेंट किसके हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के हैं। फर्स्ट वन इज क्लेविकल मूवमेंट, दूसरा थेरोसिक, तीसरा लंबर और चौथा सेक्रम मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और खेलों की क्षमता का आधार क्या है? क्या समझा जाता है? तो शारीरिक नियंत्रण, हमारा बॉडी कंट्रोल, और वो बॉडी कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? हमारा न्यूरोमस्कुलर सामंजस्य, कि उसमें तालमेल किस तरीके का है। अब देख लेते हैं, केंद्रीय के तंत्रिका तंत्र में होते हैं। हमारे सीएनएस के अंदर क्या आएगा? हमारा मस्तिष्क और हमारी रीढ़ आएगी। तो जो है क्या मस्तिष्क में क्या आएगा? जो है ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आएगी। केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवाई कौन सी है? तो सीएनएस में जो हरकत करती है, जो उसको उत्तेजित करती है, तो वो है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन जो क्या है? ये दवाई है जो हमारे सीएनएस को उत्तेजित, उसको एग्रेसिव करेगी। देख लेते हैं, नाड़ी प्रणाली के अंगों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है वो मैं सब फॉर्म आपके सामने लेके आई हूँ। नर्वस सिस्टम को कितने अंगों में बांटा गया है? तो 3 अंगों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा पेरिफेरल और हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे ढका है? तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ढका है मेनिंजिस। ये एक क्या है? लिक्विड फॉर्म में है जो हमारे ब्रेन और हमारी हड्डियों के बीच में भरा रहता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी होगा, हमारे सर के और हमारे दिमाग के बीच में भी होगा, जिससे बाहरी आघातों से दिमाग को बचाया जा सके, डायरेक्ट दिमाग को चोट ना पहुँचे। अब देख लेते हैं, अब भगवान ने सारी चीज़ें देखो कितनी, मतलब एक प्रकृति ने कितने उससे बनाई है कि बॉडी को कोई भी नुकसान बाहरी चीज़ों से ना हो। और आप जो है कार्बन जिसको हमें बाहर छोड़ना है, और आप कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से उसी को पीते हो। मतलब प्रकृति ने तो चीज़ें बनाई हैं उस तरीके से कि हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, और हम उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में इतना कार्बन है, हमारी बॉडी का जो है मैन्युफैक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें कार्बन को बाहर छोड़ना है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको अंदर लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप गन्ने का जूस पिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनाटॉमिक स्वचालन नाड़ी प्रणाली जो है नियंत्रण करती है। तो ऑटोमेटिक क्या करती है? हमारे जो है आंतरिक अंगों को हमारे नियंत्रित करती है।
तंत्रिका स्पंदन पल्स के संरचना के दौरान होने वाली घटना। जब एक पल्स हमारे दिमाग से चलती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले उद्दीपन होगा, दूसरा झिल्ली की परागम्यता में परिवर्तन आएगा, उसके बाद सोडियम का अंतर्वहन होगा। इम्पल्स कहाँ जाएगा? सोडियम में आएगा। एक एक्सोन और दूसरे एक्सोन के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? साइनेप्स। जब बीच में जगह हो गई दोनों के तो जो है कैसे जाएगा? सिग्नल कैसे जाएगा? तो वो सोडियम के माध्यम से जाता है, मतलब नमक के माध्यम से जाता है। आप देखते हो जिस दिन आप मतलब जो है फास्ट रखते हो, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि शाम तक नमक ना खाओ तो थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया है? हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, नमक की मात्रा हमारी कम हो गई है। तो इम्पल्स कहाँ जाएगा? सोडियम का अंतर्वहन होगा, फिर क्या होगा? विध्रुवीकरण होगा, फिर उत्पन्न होने वाली कार्य संबंधी क्षमता पैदा होगी, फिर अंतर्ग्रथिल पुष्टि का क्या होगा? फटन होगा। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, यदि एक तंत्रिका रेशा, नर्व फाइबर और सभी रेशों तंत्रिका में स्फूर्ति उनको एक्टिव कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे मोटर यूनिट। मांसपेशी के संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो मसल्स के संकुचन किस माध्यम से होता है? उसमें मोटर यूनिट के माध्यम से होता है। जो हमारी मसल्स सिकुड़ती और फैलती हैं तो वो कैसे होगा? मोटर यूनिट के माध्यम से होगा। मोटर इकाइयों का संग्रह क्या कहलाता है? मोटर इकाइयों मोटर यूनिट का संग्रह कहलाता है मोटर पूल। तंत्रिका के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका का जो जोड़ होता है इसको कहा जाता है समयुग्मन, मतलब साइनेप्स कहा जाएगा। साइनेप्स का क्या कार्य है? ये तंत्रिका तथा अन्य प्रणालियों को जोड़ने तथा नियंत्रण करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पल्स को ले जाने में एक्सोन की क्या भूमिका है? तो इम्पल्स एक्सोन कहाँ ले जाता है? इम्पल्स को नसों से दूर लेके जाता है। स्नायु तंत्र धड़वाहिनी, हमारी ट्रंक लाइन क्या है? तो हमारी ट्रंक लाइन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, मायोन्यूरल जंक्शन के भीतर प्रवेश की क्षमता बढ़ाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो एसिटिल कोलिन क्या है? हमारी ट्रांसमीटर है। लगातार अभ्यास करने से नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या है? ये हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? मतलब तत्पर, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम ही ऐसा है कि हम इसको एक्सरसाइज से इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। जो ये काम है ये जल्दी जल्दी करेगा, लेकिन हम कहें कि हम इसमें बहुत पावर ला देंगे, जैसे हम अपनी मसल्स बना लेते हैं एक्सरसाइज से, ऐसा कहें कि हम इसको ऐसा कर देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। हम इसको तत्पर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो भी ऐसे क्योंकि जो हमारे ब्लड का फ्लो होगा वो तेज होगा। और सारा खेल बॉडी में ब्लड के फ्लो का ही है। जितने अच्छे तरीके से वो फ्लो हो रहा है, जितनी ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो रहा है, उतना ही हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ऐसा कैसे होता है? एक्सरसाइज करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार अभ्यास करने के कारण सीएनएस में सक्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांसपेशी का जो रिएक्शन टाइम है वो क्या है? बढ़ जाएगा। अगर रिएक्शन टाइम मतलब मुझे अपना हाथ उठाना है और अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, अगर मुझे मतलब जितना टाइम लग रहा है ना हाथ उठाने में, उसका अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो उसका बहुत कम टाइम लगेगा, लगभग आधा टाइम लगेगा। लगातार अभ्यास से सीएनएस के कार्यों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनावश्यक गति पर क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। जैसे हम कभी कभी मतलब चलते हुए कभी कुछ आ जाता है तो आपने देखा होगा प्लेयर बहुत जल्दी अपने आप को गिरने से रोक लेते हैं, क्योंकि उनका अपना पूरा कंट्रोल है एक्सरसाइज के द्वारा पूरे सीएनएस पर। तो क्या होगा? ये अनावश्यक गति को क्या कर लेगा? ये कंट्रोल कर लेगा। यही जैसे हम गिर गए, हमारा पैर फिसल गया, ऐसे आप देखते हो मतलब आप जा रहे हो सीढ़ियों से गिरने वाले हो, तो एक प्लेयर क्या होगा? वो जल्दी नहीं गिरेगा, वो अपनी बॉडी को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा, एक साधारण मानव के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज से बैलेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देखते हो जो जिम्नास्ट होते हैं उनका बैलेंस कितना अच्छा हो जाता है, तो वो किससे होता है? वो एक्सरसाइज करने से होता है। तो बैलेंस क्या होगा? बैलेंस बढ़ेगा। लगातार एक्सरसाइज से मांसपेशी तंत्रिका नर्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक्टिन
प्रोन्टील में अत्यधिक सुधार होता है, तंत्रिकाओं का विकास होता है, तंत्रिकाओं के संवेग का विकास होता है, जो संवेग है वो जल्दी जल्दी आने जाने लगते हैं। लगातार अभ्यास से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में किसकी मात्रा बढ़ती है, जिससे मसल्स जल्दी जो है क्या होगी, संकुचित होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वो जल्दी जल्दी होगा, तो कैल्शियम आयन की मात्रा क्या होगी, इसमें बढ़ जाएगी। अगला देख लेते हैं, लगातार एक्सरसाइज से व्यक्ति की स्मृति मेमोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगी, मेमोरी बढ़ेगी, क्योंकि खूब जो है ब्लड का जो सप्लाई ब्रेन में अच्छी होगी, ब्लड की सप्लाई अच्छी होने से क्या होगा, हमारी मेमोरी जो है बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि आप प्राणायाम करो, ध्यान करो, एकाग्रचित्र करो मन को, क्योंकि क्या होगा, ब्रेन को अच्छे से ब्लड मिलेगा और वो अच्छे से काम करेगा, जिससे क्या होगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अब है श्रवण तंत्रिका, ये क्या काम करती है, ये कानों की सूचनाओं को कानों से क्या करेगी, ब्रेन तक हमारे पहुंचाएगी। नेक्स्ट है दृश्य तंत्रिका। दृश्य तंत्रिका क्या काम करेगी, ये सूचनाओं को रेटिना, हमारी जो आँख का रेटिना है वहाँ से कहाँ पहुँचाएगी, ब्रेन तक पहुँचाएगी। ऑल्फैक्टरी कहाँ से पहुँचा रही थी, हमारी नाक से ब्रेन तक पहुँचा रही थी। तो इंग्लिश वाले वर्ड भी आपको देख लेना है, कई बार हिंदी में भी वही पूछ लेते हैं और इंग्लिश में भी वही पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को देखना है। अब नेक्स्ट है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, ब्रेन की। मेनिंजिस के संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो मेनिंजिस के सूजन और संक्रमण से रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस। अब मेनिन क्या है, ये मेनिन है, मैंने बताया है, हमारे खोपड़ी की हड्डी और हमारे ब्रेन के बीच जो एक परत, एक पदार्थ जो है वो है मेनिंजिस, जो हमारे ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है, तो 0.1 सेकंड तक रहेगी। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा लोब जुड़ा हुआ है, हमारा टेम्पोरल लोब, जो हमारी जो है कनपट्टी है ये सुनने के साथ जुड़ी हुई है। मानव शक्ति को, स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो आपको पता है सेरिब्रम करता है, हमारा प्रमस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। मानव शरीर में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है, तो आपको पता है प्रेरक बाहरी चीज़ों का ज्ञान कौन कराता है, हमारा थैलेमस। और प्रेरक तंत्रिकाएं कहाँ होती है, हमारी सेंसरी नर्व कहाँ होंगी, हमारी आँख में, नाक में, कान में और हमारी त्वचा में हम होंगे। ब्रेन के अंदर तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको पता है इंटरनल चीज़ें कौन नियंत्रित करेगा, तो हमारा हाइपोथैलेमस करेगा। ब्रेन के अंदर पीयूष ग्रंथि के श्रावण, उसका जो रिलीज होगा हार्मोन, उनको कौन नियंत्रित करेगा, तो मैंने बताया आपको ग्रंथिल भी हमारा कौन नियंत्रित करेगा, अंदर की चीज़ें हाइपोथैलेमस। व्यक्ति की जैविक मृत्यु का क्या अर्थ होता है, तो जैविक मृत्यु का अर्थ है हमारा ब्रेन डेड। जब हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा तो हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, बॉडी में सिग्नल कैसे जाएगा, तो ब्रेन डेड होने से भी आदमी को जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मरा घोषित कर देते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन का कौन सा हिस्सा निगलने और उगलने के लिए को कंट्रोल करता है, तो जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वही हमारा निगलने और जो हमारी ये वोमिटिंग वगैरह होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं, तो सूचना का संचालन करेंगी ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स के माध्यम से करेंगी। दो न्यूरॉन के बीच में गैप को क्या कहा जाएगा, गैप को कहा जाएगा साइनेप्स। अब साइनेप्स इसके गैप को कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जो हमारा सेरिबेलम है वो हमारे मोटर कंट्रोल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। आप 35 से 45 लिख सकते हो। एक वयस्क मनुष्य एडल्ट ह्यूमन में जीभ में कितनी स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाएंगी बच्चों 2000 से 8000 के बीच में। मनुष्य के अंदर सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका क्या है, तो सबसे छोटी नर्व क्या है, वो है हमारी श्रवण वाली, जो जिससे हम सुनते हैं, जो हमारे कानों से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी है वेगस, जो हमारे हार्ट में जाती है।
अब आगे देख लेते हैं हमारे कल भी और आज भी साथ रहने वाले क्वेश्चन, जो हमारे लिए आज भी इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्जामों में भी कई सालों तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं। तो फिडे क्या है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप है। इसका 2023 में आयोजन कहाँ हुआ? 2023 में इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान में। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं फिडे की क्या है। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जहाँ ओलंपिक संघ का मुख्यालय है यहीं पे इसका है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? आर्कडी ड्वोरकोविच। अब देख लेते हैं इसके उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष कौन है इसके? विश्वनाथ आनंद जी, जो एक भारतीय हैं। विश्व चैंपियनशिप में कितने विश्व चैंपियंस जिसने वाले पहले जीतने वाले हैं, सॉरी थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई है, जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो फिडे जो जीती गई है वो सबसे पहले किसने जीती है? विश्वनाथ आनंद ने। एशियाई शतरंज महासंघ से किसे सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी चुना है? जो इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, जिसको एशियाई शतरंज महासंघ ने चुना है, तो वो खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश वो खिलाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके जो है फिडे के उपाध्यक्ष भी भारतीय हैं और एशियाई शतरंज महासंघ ने साल का सबसे अच्छा खिलाड़ी किसको चुना है? तो डी गुकेश को चुना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल जिसको नेशनल गेम्स कहा जाता है। 2022 में इनका आयोजन कहाँ हुआ? 2022 में हुआ है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। पहला स्थान किसको मिला? तो सर्विसेज की टीमों को मिला है। सर्विसेज की जितनी भी आर्मी है, जितने भी फोर्सेस हैं, पुलिस है, पोस्ट है, इन सब की मिला के एक टीम बनती है जिसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है सर्विसेज। तो इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसके कुल पदक कितने हैं? 128 हैं, जिसमें 61 गोल्ड है, 35 सिल्वर है और 32 क्या है? ब्रोंज है। इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी से पहले इनकी शुरुआत हुई थी 1924 में। पहली बार इनका आयोजन कहाँ किया गया? लाहौर में। तब इनका नाम क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल से इनको जाना जाता था और 1940 में इनका नाम बदलकर जो है क्या करा? राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स कर दिया। उस साल इनका आयोजन कहाँ हुआ? उनका आयोजन हुआ है मुंबई में। अब नेशनल गेम्स का आयोजन कब करा जाता है? तो 2 साल के गैप पे इनका आयोजन करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में इसकी विजेता कौन है? विजेता है इसका सौराष्ट्र। उपविजेता कौन है? उपविजेता है इसका बंगाल। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 4 नवंबर 1934 में। ये ट्रॉफी किसके द्वारा दान दी गई थी? तो स्पोर्ट्स के फील्ड में महाराजा जो है भूपेंद्र सिंह ने बहुत ज़्यादा इनका योगदान जो है रहा है। इससे अलग भी काफ़ी चीज़ों में, वो मैं सब में आपको बताऊंगी। तो इनके लिए मैं एक अलग से जो है आपके लिए एक PDF भी बनाऊंगी। इनके बारे में थोड़ा सा बताना है। ये एक बहुत महान हस्ती है। तो पटियाला के महाराजा को है भूपेंद्र सिंह द्वारा जो है रणजी ट्रॉफी दान दी गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके नाम पर रखा गया है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रणजी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा रणजीत सिंह के। और ये ट्रॉफी जो है ये किसने दान में दी? तो पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह के द्वारा ये जो है दान में दी गई। यह ट्रॉफी कितने खिलाड़ियों मतलब किस एज ग्रुप के लिए खेली जाती है? यह ट्रॉफी 19 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए जो है खेली जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सब कंप्लीट करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो भी कुछ आपकी क्वेरीज है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बताया करिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक वे में आपको, व्यवहारिक तरीके से आपको मैं पढ़ा पाऊँ, जिससे आपको चीज़ों को समझने में, याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन में वही आपके सामने लेके आऊँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन तो आपने BP ऐड करी है और जो है वो तो सभी को पता होते हैं, वो तो हमें क्लास फर्स्ट से थोड़े थोड़े से बताए जाते हैं। तो जो चीज़ें आपकी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं आपका टाइम ख़राब करना चाहूँगी, तो जो आपके लिए ज़रूरी है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आती हूँ। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको कुछ और चेंजेस अगर कराना है, मतलब कुछ भी आपको क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करा करिए। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।